अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 7th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.13 के कुछ क्वेश्चंस और हम अपना काम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ 7 kg पोटैटोज कॉस्ट इज़ 140 रुपीज़, अगर 7 किलोग्राम आलूओं की कीमत है 140 रुपये, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg पोटैटोज। अगर हमने 12 किलोग्राम आलू ख़रीदने हो तो हम कितनी कीमत अदा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, 12 किलोग्राम आलूओं की कीमत। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड हैं। ठीक है, यानी कि तनासुब से रिलेटेड है। तो जो प्रोपोर्शन है उसकी 2 अक़साम हैं। कौन कौन सी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन जिसको हम रास्त तनासुब कहते हैं, और इनडायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन जिसको हम बिलअक्स तनासुब कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो ऐसा प्रोपोर्शन होता है जिसमें दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो या तो बढ़ रही होती हैं या कम हो रही होती हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन ऐसा होता है जिसमें एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। ठीक है, अगर दूसरी बढ़ रही है तो पहली जो है वो कम हो रही है। तो इस तरह से जो है वो प्रोपोर्शन में जो है वो रिलेशन होता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन की कितनी अक़साम है ये आपने जहन में रखनी है। एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक है इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने इन काइंड को, इन प्रोपोर्शन को यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे? लेट द प्राइस ऑफ 12 kg पोटैटोज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेट कर लें। लेट द प्राइस ऑफ 12 kg पोटैटोज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी कि हम फ़र्ज कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो 12 kg पोटैटोज़ हैं उनकी कीमत क्या आएगी, हमारे पास एक्स आएगी। ठीक है, तो अब हम जो है इनको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास पोटैटोज़ हैं और एक हमारे पास जो है वो कॉस्ट है उनकी। ठीक है, तो पोटैटोज़ लिखें। पोटैटोज़ हम लेते हैं यहाँ पे पोटैटोज़, ये आ जाएंगे केजी में। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट या प्राइस। ठीक है, कॉस्ट हमारे पास है रुपीज़ में। ठीक है, किस में है? रुपीज़ में। तो यहाँ पे देखिए पोटैटोज़ हमारे पास अगर हों कितने, 7 kg, 7 kg पोटैटोज़ हों तो उसकी जो कीमत है वो कितनी बन रही है? उसकी कीमत बन रही है 140 रुपये। ठीक है, 140 रुपीज़। तो अगर हमने 12 kg पोटैटोज़ जो हैं वो ख़रीदने हों तो हम कितने पैसे अदा करेंगे। ठीक है, उनकी प्राइस क्या होगी ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि हम कौन सा प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, आप चाहें तो ये जो हमारे पास एक्स वाली अमाउंट है, यानी कि ये जो 140 और एक्स है, यहाँ पे हमने जो है वो एरोज़ लगाने हैं। ठीक है, एरोज़ कैसे लगाने हैं? अगर आप चाहें तो एक्स वाला एरो जो है वो नीचे को लगा लें या ऊपर को लगा लें। ठीक है, ये हम इसको ऊपर की तरफ लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक्स वाला एरो ऊपर की तरफ लगा लिया। अब हमने यहाँ पे इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखें पोटैटोज़ कितने हैं, 7 kg, और उनकी जो प्राइस है वो कितनी है, 140 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे पोटैटोज़ कितने हैं, 12 kg, और उनकी प्राइस हमने फाइंड करनी है। 7 किलोग्राम जो हैं उनकी कीमत 140 रुपये है, तो 12 किलोग्राम अगर आलू हम ख़रीदेंगे तो उनकी कीमत ज़्यादा होगी। ऐसा ही है ना, ज़्यादा होगी ना। ये देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, तो इसका मतलब है ये जो पोटैटोज़ हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो भी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, अगर हम ज़्यादा चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों जो अमाउंट्स हैं वो बढ़ रही हैं।
ठीक है, पोटैटोज़ की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, तो हमारे पास जो प्राइस वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो एरो है वो भी हम जिस तरह हमने ये सीध में लगाया हुआ है इसी तरह हम ये एरो भी यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोपोर्शन यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, कौन सा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे? क्योंकि दोनों एरोज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर दोनों अमाउंट जो हैं वो एक ही हिसाब से बढ़ रही हों या कम हो रही हों, दोनों अमाउंट्स, तो फिर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अगर एक बढ़ रही है और एक कम हो रही है तो हम कहेंगे कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब हम इनको लिख लेते हैं। आपने लिखना कैसे है? ये जो x की वैल्यू है, x को आपने लिख लेना है न्यूमरेटर में। ठीक है, x डिवाइडेड बाय 140, यहाँ पे हम इक्वल का साइन डालेंगे। ठीक है, और 12 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, यानी कि आपने ये इसको थोड़ा सा इस ट्रिक से आपने याद रखना है कि जहाँ से जो एरो है स्टार्ट हो रहा है उसको आपने न्यूमरेटर में रखना है और जहाँ पे उसका हेड है उसको आपने डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, तो अब हमने चूंकि x को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो 140 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं या 140 से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा दें, किसी भी तरह से ये काम हो सकता है। ठीक है, तो x इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो 40 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 140 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 140। ठीक है, तो 140 को हम 7 पे कैंसिल करते हैं, 7 2 ज़ार 14। ठीक है, 7 0 ज़ार 0। तो अभी हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 20। ठीक है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो 12 को हम 20 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 12 0 ज़ार 0, 12 2 ज़ार 24। ठीक है, तो 240 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। ये देखिए ना, ये हमारे पास जो प्रोपोर्शन था वो कौन सा था? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमने बड़ी आसानी से जो है वो यहाँ पे आपने आके जो है वो बस थोड़ा सा ख्याल करना है कि आप कैसे जो है वो एरोज लगाते हैं। आपने एरोज अगर आपके ठीक लग गए तो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, एक्स वाला एरो जो है वो ऊपर की तरफ लगा लें या नीचे की तरफ, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप जो है वहाँ से आप एरो शुरू करें। ठीक है, और बाद में इसको आपने आगे जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें क्या स्टेटमेंट दी गई है? फॉर 10 हॉर्सेज 12 kg 400 ग्राम्स ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड। 10 घोड़ों के लिए जो खाने की मिकदार है वो कितनी है? 12 किलोग्राम और 400 ग्राम इसकी ज़रूरत है। इन द सेम प्रोपोर्शन, अगर हम इसी हिसाब से देखें, हाउ मच फूड विल बी नीडेड फॉर 16 हॉर्सेज। अगर हम ये जो खाने की मिकदार है ये सेम रखें तो हमने बताना है कि 16 घोड़ों के लिए कितनी मिकदार में खाना दरकार होगा। ठीक है, 10 घोड़ों के लिए कितनी ज़रूरत है? 12 किलोग्राम और 400 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम घोड़ों को की जो तादाद है वो 10 से 16 कर दें तो हमने बताना है कि इसी हिसाब से कितनी मिकदार जो है वो खाने की या चारे की चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट क्या करना है? हमने लेट करना है एक्स। ठीक है, और एक्स क्या होगा? रिक्वायर्ड फूड। ठीक है, लेट नीडेड या रिक्वायर्ड कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नीडेड फूड फॉर 16 हॉर्सेज। 16 हॉर्सेज यानी कि 16 घोड़े जो हैं उनके लिए जो खाने की मिकदार है वो हम x के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, वो हमने x के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, अब दो चीज़ें हमारे पास। ठीक है, एक तो घोड़े हैं, ठीक है, और दूसरा है क्वांटिटी। तो वो लिख लेते हैं।
यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हॉर्सेस, हॉर्सेस रेशियो। दूसरी चीज़ है हमारे पास क्वांटिटी, ठीक है, या वेट लिख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वेट लिख लेते हैं, या फूड, यहाँ पे हम ब्रैकेट में फूड लिख लेते हैं, किसका वेट है, फूड का, ठीक है, यानी कि घोड़ों का जो चारा है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पहली कंडीशन थी वो थी 10 हॉर्सेस, ठीक है, 10 हॉर्सेस नीड 12 kg, 12 kg एंड 400 grams ऑफ फूड, ठीक है। अब ये देख लें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट बन रही है वो कितनी है, 12 kg 400 ग्राम। अगर हम इस सारी अमाउंट को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें, छोटी अमाउंट में, ठीक है, इसमें ग्राम जो है वो छोटी क्वांटिटी है ना, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, 12 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, प्लस 400 कर देते हैं। ये क्या हमने किया, जो हमारे पास जो है, ये देखें, केजी जो है, किलोग्राम जो है, किलो 1000 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इसको जो है वो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इसको आगे जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको फिर से लिख लेते हैं, 10 रेशियो। अब ये देखें, 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएं, 12,000 आ जाएगा, ठीक है, 400 उसमें ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 12,400 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो फूड आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, 16 हॉर्सेस के लिए हमें कितना फूड दरकार है, ठीक है, कितना चारा हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये हमारे पास उसी तरह हम इसको प्रोपोर्शन को जो है वो इसको देखेंगे, 10 घोड़े जो हैं उनके लिए हमारे पास जो मिकदार है वो कितनी है, 12,400 ग्राम्स, ठीक है, यानी कि 12,400 ग्राम्स जो फूड है वो हमें चाहिए 10 घोड़ों के लिए। और अगर घोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं, सबसे पहले काम तो आप ये करें कि एक्स का जो एरो है वो लगा लें, ठीक है, इस अमाउंट का, ये हमने ऊपर की तरफ लगा लिया, ठीक है। उसके बाद 10 घोड़ों के लिए हमें चाहिए 12,400 ग्राम फूड, और अगर 16 घोड़े हों तो जाहिर है जो मिकदार है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, मिकदार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब घोड़े बढ़े हैं, ठीक है, घोड़े जो हैं वो हॉर्सेस जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है, तो खाने की मिकदार भी ज़्यादा होगी, दोनों चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम मेथड से जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही हैं दोनों चीज़ें। तो हम जो है इनके जो एरोज हैं वो भी एक सीध में, यानी कि अगर एक्स का हमने ऊपर की तरफ लगाया है तो हम ये दूसरी क्वांटिटी यानी कि हॉर्सेस का भी ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे जो प्रोपोर्शन बन रहा है वो कौन सा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि रास्त तनासब। कौन सा तनासब है, रास्त। रास्त तनासब कौन सा होता है, जिसमें दोनों चीज़ें जो हैं या तो बढ़ रही होती हैं या कम हो रही होती हैं। तो अब हम इनको जो है वो लिखते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में और आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, x डिवाइडेड बाई 12,400 इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो अब ये जो, चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को इधर ही रहने देंगे और 12,400 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 12,400, ठीक हो गया। तो ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो से कैंसिल कर दें। अब हमारे पास क्या बचा है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 1240, ठीक है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x हमारे पास जो है, x की जो कीमत है, x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो देखते हैं ज़रा, इनको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 1240 है, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 0 0, 6 4 24, 4 लगेगा 2 कैरी, ठीक है।
6 2 ज़ा 12, 12 में 2 ऐड कर दें 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 का 4 लगेगा, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6, इसमें 1 ऐड कर दें तो ये 7 हो गया, ठीक है। बाकी अमाउंट जो है चूँकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है इसको हम सेम लिख देंगे, ठीक है। 0 4 2 एंड 1, ये आ जाएगा हमारे पास 0 4, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 में 2 ऐड कर दें 9 हो गया और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आ गया हमारे पास 19,840। तो ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, 19,840 ग्राम्स, ठीक है। अगर अब हम इसको जो है वो 1000 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, ये देखिए ना, 1000 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट हम लगा देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो इसका मतलब है ये हमारे पास 19 kg हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 19 kg एंड 840 ग्राम्स, ठीक है। ये हमने जो है वो इसको किलोग्राम और ग्राम में अलग अलग लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आपने ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वो देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल्स ऑफ बीन इज 40,400 रुपीज़। 16 क्विंटल दाल की जो कीमत है, यानी कि 16 क्विंटल ये वज़न का एक पैमाना है, ठीक है। 16 क्विंटल दाल की जो कीमत है वो कितनी है, 40,400 रुपये। हाउ मच विल 4 क्विंटल्स कॉस्ट। तो हमने बताना है कि 4 क्विंटल दाल की जो कीमत है वो कितनी होगी, ठीक है। 16 क्विंटल दाल की कीमत कितनी है, 40,400 रुपये। तो हमने 16 की बजाय आगे जो है वो 4 क्विंटल की जो कीमत है वो फाइंड करनी है, ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेट करते हैं। लेट में हम क्या लिखेंगे, लेट द प्राइस ऑफ 4 क्विंटल बीन। क्विंटल बीन यानी कि दाल जो है उसकी कीमत आ जाएगी हमारे पास x, ठीक है। x हमने वैल्यू लेट कर ली, ठीक है। तो अब हमारे पास जो दो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो वेट है, ठीक है, वेट ले लें, इन क्विंटल्स, ठीक है। और दूसरी अमाउंट हमारे पास क्या है, कॉस्ट या प्राइस, ठीक है, कॉस्ट इन रुपीज़। ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। तो वेट हमारे पास जो पहली अमाउंट है वो है 16, यानी कि 16 क्विंटल्स की जो कीमत है वो कितनी है, 40,400 रुपये, ठीक है, 40,400 रुपये। तो अगर हमने हमारे पास जो अमाउंट है वो 16 की बजाय क्या आ जाती है, 4 क्विंटल्स आ जाती है, तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि इनमें कौन सा प्रोपोर्शन यूज़ हो रहा है। अब ये देखें, 16 क्विंटल्स जो हैं उनकी कीमत कितनी है, 40,400। अगर वो 16 की बजाय हम कर दें कितने, 4 क्विंटल, तो उसकी कीमत हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें क्वांटिटी ज़्यादा है, प्राइस भी ज़्यादा है, यहाँ पे क्वांटिटी कम है तो प्राइस भी कम होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने जहन में रखना है कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा है, ठीक है। क्वांटिटी कम होगी तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगी, कम चीज़ खरीदेंगे तो कम पैसे हम पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वो कैसे भला, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं वो एक हिसाब से एक रूटीन में जो है वो कम हो रही हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें कम हो रही हैं। तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शन लिखेंगे कौन सा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, रास्त तनासुब है ये, ठीक है। अब रास्त तनासुब है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय 40,400 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 16। तो अब चूंकि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू ये 40,400 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे,
तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 40,400। ठीक है, तो अब ये देखें 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। ठीक है, तो 40,400 को अब हम 4 पे डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू 40,400 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसको हम 4 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। 40,400 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जार 4। ठीक है, 0 आएगा, 4 0 जार 0, यह आ गया, ऊपर से 4 ले आए, 4 1 जार 4। ठीक है, ये 4 लगाएं, ऊपर से 0 लेके आए, 4 0 जार 0, ऊपर से फिर 0 ले आए, 4 0 जार 0। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 10,100। ठीक है, 10,100 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 10,100 रुपीज़। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें जो स्टेटमेंट दी गई है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, अगर मिठाई का एक डिब्बा है उसको 24 बच्चों में तकसीम किया जाए, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, तो हर एक को जो है वो 5 स्वीट्स मिलेंगी। यानी कि कोई भी आप ये समझ लें कि हमारे पास बर्फ़ी के टुकड़े हैं या कोई रसगुल्ले हैं या गुलाब जामुन हैं। ठीक है, तो हर बच्चे को 5 गुलाब जामुन मिलते हैं। ठीक है, हाउ मैनी ईच विल गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 4, अगर बच्चों की जो तादाद है वो 24 की बजाय 4 कम कर दें तो कितने आगे 20 कर दें, तो हमने बताना है कि 5 की बजाय कितने रसगुल्ले या गुलाब जामुन जो है वो बच्चों को मिलेंगे। ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है। इज़ रिड्यूस्ड बाय 4, इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 4, रिड्यूस यानी कि कम करना। ठीक है, कम करना। अगर हम बच्चों की जो तादाद है वो 24 की बजाय क्या कर दें 20 कर दें, तो हमने बताना है कि जो अब जब हम मिठाई को तकसीम करेंगे तो 5 टुकड़ों के बजाय कितने टुकड़े जो हैं वो हर बच्चे को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू x। तो हमने जो है वो इसको x से जो है वो लेट कर लिया। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक तो चिल्ड्रन है, ठीक है, बच्चे हैं, चिल्ड्रन रेशियो, और दूसरा चीज़ क्या है हमारे पास स्वीट्स, ये दूसरी चीज़ है। ठीक है, तो चिल्ड्रन पहली जो हमारे पास जो अमाउंट्स हैं वो कौन सी हैं, अगर 24 बच्चे हों, ठीक है, तो हर बच्चे को जो स्वीट्स मिलती हैं वो कितनी मिलती हैं 5। ठीक है, तो अगर हम बच्चे कम कर दें यानी कि 24 में से 4 माइनस कर दें, 24 माइनस 4 इक्वल्स टू 20। ठीक है, अगर 20 बच्चे हो जाएं तो हमने बताना है कि हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी। ठीक है, हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी। तो अब यहाँ पे देखें, एरो लगा लें सबसे पहले। ठीक है, ये एक्स वाला एरो आ जाएगा, इसको हमने ऊपर की तरफ लगा लिया। अब ये देखें, यहाँ पे देखें 24 बच्चे हैं तो हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही हैं। ठीक है, 5 रसगुल्ले या 5 गुलाब जामुन मिल रहे हैं। तो अगर बच्चे 24 से कम हो गए हैं, 20 हो गए हैं, तो स्वीट्स जो हैं वो कम मिलेंगी या ज़्यादा, ये सोचें ज़रा थोड़ा सा। बच्चे जो हैं वो अब कम हो गए हैं और मिठाई के जो दाने हैं वो उतने के उतने ही हैं। ठीक है, बच्चे अब हो गए हैं कम तो अब दाने क्या होंगे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, बच्चे कम हो गए हैं तो मिठाई का डिब्बा जो है उसी तरह ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों को ज़्यादा मिठाई मिलेगी। ठीक है ना, बच्चे कम हो गए, मिठाई का डिब्बा सेम है, तो बच्चों को मिठाई ज़्यादा मिलेगी। इसलिए एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है। ठीक है, एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे हम जो प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है,
कौन सा? इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि बच्चों की तादाद कम हो रही है और मिठाई जो है वो ज़्यादा मिलेगी उनको, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, बिल अक्स तनासब। अब यहाँ पे जो है वो हम पहले लिखेंगे इनको x डिवाइडेड बाय 5। x को आपने न्यूमरेटर में ही रखना है, ठीक है, और दूसरी अमाउंट को आपने डिनोमिनेटर में लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से एरो जो है वो शुरू हो रहा है। 24 को हम ऊपर लिख लेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है, और 20 को हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को हमने फाइंड करना है, तो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 5 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय, ये 5 इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 5 4 जार 20, ठीक है, 4 6 जार 24। तो इसका मतलब है अब हर बच्चे को जो मिठाई है वो कितनी मिलेगी, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। यानी कि हर बच्चे को जो स्वीट्स हैं वो कितनी मिलेंगी, 6 स्वीट्स, ठीक है। ये हमारा जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को पूरा देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाया करें, ठीक है। वीडियो को लाइक भी आपने करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों को भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इफ़ 2 men टेक 10 days टू कट अ ट्री, अगर 2 आदमी एक दरख्त को काटने में 10 दिन लेते हैं, ठीक है। 2 आदमी एक दरख्त को काटने में कितने दिन लेते हैं, 10 दिन, ठीक है। हाउ मैनी डेज विल 4 men टेक टू डू द सेम जॉब। तो इसी एक दरख्त को काटने के लिए हाउ मैनी डेज विल 4 men टेक, इसी एक दरख्त को काटने के लिए 4 आदमी कितने दिन लेंगे, ठीक है। यानी कि अब जो हमारे पास जो आदमी हैं वो कितने हो गए, 4। पहले कितने थे, 2 आदमी 10 दिनों में काटते हैं, तो हमने बताना है कि 4 आदमी उस दरख्त को कितने दिनों में काटेंगे, ठीक है। तो लेट करते हैं। लेट क्या करना है आपने, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ डेज, यानी कि दिनों की जो तादाद है वो हमने लेट कर लेनी है, किसके इक्वल, x के, ठीक है। x के इक्वल आ गया। अब फिर से हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो है मैन, ठीक है, रेशो डेज, आदमी है और दिनों की तादाद है, ठीक है। आदमी कितने हमारे पास, 2 आदमी 10 दिनों में काम करते हैं, ठीक है। 2 आदमी 10 दिनों में दरख्त काटते हैं। तो हमने बताना है अगर 4 आदमी हो जाएं तो कितने दिन लगेंगे, कितने दिनों में वो दरख्त जो है वो कट जाएगा, ठीक है। एक्स का एरो जो है वो ऊपर की तरफ लगा लें, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखें, 2 आदमी हैं 10 दिन लेते हैं, तो 4 आदमी कितने दिन लेंगे, कम दिन लेंगे। ये थोड़ा सा आपने टेक्निकली इसको सोचना है कि एक काम है अगर उसको 2 आदमी कर रहे हैं तो वो 10 दिनों में कर लेते हैं। अगर आदमी बढ़ जाएंगे, ठीक है, आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो दिन जो है वो कम लगेंगे, ठीक है। 2 आदमी 10 दिनों में काम करते हैं और वही काम जो है अगर 4 आदमी करेंगे तो जाहिर है दिन कम लगेंगे, ठीक है। अगर वो उसी रफ्तार से काम करते हैं तो दिन जो है वो कम लगेंगे। आदमी बढ़ रहे हैं, दिन कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जो प्रोपोर्शन आएगा वो कौन सा आएगा, इन्वर्स, ठीक है। प्रोपोर्शन कौन सा आ जाएगा, इन्वर्स, क्योंकि आदमियों की तादाद बढ़ रही है और दिन कम हो रहे हैं। तो ये आपने इनको जो है वो लिख लेना है। ये हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शन आ गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी कि ये हमारे पास बिल अक्स तनासब है, ठीक है। दो निस्बतों के दरमियान बराबरी को हम तनासुब कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इनको जब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, x डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। अब ये देखें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या आ गई, x इज इक्वल टू
5, ठीक है। यानी कि कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। उसी दरख्त को काटने में पहले 10 दिन लग रहे थे, अब जो है चूँकि आदमी दुगना हो गए हैं तो दिन उसी हिसाब से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 5, ठीक है। यानी कि 5 डेज जो हैं वो लगेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ वन पर्सन टेक्स 10 डेज टू पिक द एप्पल फ्रॉम अ गार्डन। अगर एक बाग है सेबों का, वहां से एक बंदा जो है, एक आदमी जो है वो 10 दिनों में सारे सेब उतार लेता है, ठीक है। हाउ मैनी डेज विल टेक 5 पीपल टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम द गार्डन। तो हमने बताना है अगर हम एक आदमी के बजाय 5 आदमी कर दें, 5 लोग कर दें, तो हमने बताना है कि उस पूरे बाग में से सेब उतारने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। एक आदमी कितने दिन लेता है? 10 दिन। तो अगर 5 आदमी हो जाए, 5 लोग हो जाएं, तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमने जो है नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज, रिक्वायर्ड डेज इज इक्वल टू x, ठीक है। यानी कि जो दिनों की तादाद है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो पर्सन है या पीपल है, ठीक है, और एक डेज है, डेज, ठीक है, रेशियो पीपल। एक बंदा है तो उसको हम पर्सन कहेंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको हम लोग कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेज हैं वो कितने हैं? 10, ठीक है, 10 डेज। और जो पर्सन है वो 1 है, ठीक है। और अगर हम पर्सन कितने कर दें? 5, अगर पर्सन कितने हो जाएं? 5, तो हमने बताना है कि कितने दिन लगेंगे, ठीक है। जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अगर 5 हो जाएं तो हमने बताना है कि कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम x वाला जो एरो है वो लगा लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा ऊपर की तरफ, और उसके बाद हमने इसका जो है वो कंपैरिजन करना है। एक आदमी जो है वो 10 दिनों में काम करता है, अगर हम आदमी एक की बजाय 5 कर दें तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। आदमी बढ़ कर रहे हैं, ठीक है, लोग जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और दिन जो हैं वो कम लगेंगे, ठीक है। एक आदमी है ना, तो एक आदमी जो है वो 10 दिन ले रहा है, तो अगर वही काम 5 आदमी करेंगे तो दिन जो है वो कम लगेंगे, ठीक है। इसका मतलब है लोग बढ़ गए हैं, दिन कम हो जाएंगे। तो इसका जो एरो है वो हम नीचे की तरफ लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो प्रोपोर्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। कौन सा आ जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि ये बिल अक्स तनासब हो जाएगा, ठीक है। तो बिल अक्स तनासब में हम कैसे लिखेंगे? ये आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। आपने जहां से एरो शुरू हो रहा है वहां पर उस नंबर को आपने न्यूमरेटर में लिखना है, और जहां पे हेड आ रहा है यानी कि एंड हो रहा है उसको आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। ये आगे यहाँ पे 5, x इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। ये देखें, ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी कि 5 आदमी जो है वो 2 दिनों में वो काम कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 दिन जो है वो लगेंगे उस बाग में से सेब चुनने को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब हम लाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 के बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे अमाउंट चेंज हुई है, बाकी जो है वो आपने बिल्कुल जिस तरह से पिछला क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है उसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है, ठीक है। इफ़ वन पर्सन टेक्स 7 डेज टू क्लीन अ हाउस फ्रॉम बग्स। अगर एक बंदा जो है एक घर को कीड़े मकोड़ों से पाक करने के लिए, साफ करने के लिए 7 दिन लेता है, हाउ मैनी डेज विल टेक 7 पीपल टू क्लीन द हाउस फ्रॉम बग्स।
तो हमने बताना है कि अगर बंदे जो हैं, अगर लोग जो हैं एक से ज़्यादा हो जाएं, कितने हो जाएं, 7 हो जाएं, तो उसी घर को साफ़ करने में कितने दिन लगेंगे। एक बंदा कितने दिनों में साफ़ कर रहा है, 7 दिनों में। तो अगर एक की बजाय 7 लोग हो जाएं तो उस घर को कितने दिनों में साफ़ करेंगे। अब जाहिर है यहाँ पे लोग ज़्यादा हो गए तो दिन कम लगेंगे, ठीक है। ये भी हमारा जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो लेट करते हैं यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज, जो दिनों की तादाद है उसको हम x के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी हैं। एक तो उसी तरह से जो है वो डेज हैं, ठीक है, डेज रेशियो। दूसरी जो हमारे पास क्वांटिटी है वो कौन सी है, पीपल, ठीक है, लोग। ये आ गया हमारे पास। अब ये देखें, एक बंदा अगर काम करता है तो वो काम हो जाता है 7 दिनों में, ठीक है। कितने दिनों में, 7 दिनों में काम हो जाता है। कितने बंदे करते हैं, एक, ठीक है। और अगर बंदे बढ़ा दिए जाएं, ठीक है, लोग बढ़ा दिए जाएं, 7 कर दिए जाएं, तो हमने बताना है कि कितने दिन लगेंगे उस घर को साफ करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका जो एरो है वो ले लेना है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखें, 7 दिनों में एक बंदा घर साफ करता है। अगर बंदे जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं, लोग ज़्यादा हो जाएं, 7 हो जाएं, तो हमने बताना है कितने दिन लगेंगे, ठीक है। लोग ज़्यादा हो गए और दिन कम लगेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा जो प्रोपोर्शन है वो कौन सा आएगा, इन्वर्स आएगा, ठीक है। ये एरो जो है वो हम नीचे की तरफ लगा देंगे। तो ये जो एरोज हैं किसको शो करते हैं, प्रोपोर्शन को, कि आपका प्रोपोर्शन जो है वो डायरेक्ट है या इन्वर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोपोर्शन है वो कौन सा है, इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। यानी कि बिलक्स तनासब है। बिलक्स तनासब में क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बिलक्स तनासब। इसको हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 1/7, ठीक है, 1/7, ठीक है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 1 जार 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। यानी कि एक दिन लगेगा अगर 7 लोग जो हैं उसी घर को साफ करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह जो है वो हमारी एक्सरसाइज 1.13 जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सारे क्वेश्चंस की बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है और वीडियो को आपने पूरा देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।